Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine at home. Today we will study about Bohr's model of atom. Now, the Bohr made use of the quantum theory of Planck, and he proposed the motion of electrons around the nucleus. And the main postulates of his model are: number one is electrons revolve in one of the circular orbits outside the nucleus, and each orbit has a fixed energy and a quantum number is assigned to it. इसका मीनिंग बच्चों ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के गिर्द डिफरेंट शेल्स हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, जिसको उसने ऑर्बिट्स कहा, और उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है इनमें से एक टाइम पे किसी एक ऑर्बिट में मूव कर रहे होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में मूव कर रहे होंगे तो उस ऑर्बिट में उनकी एनर्जी भी फिक्स्ड होगी और उस शेल का एक फिक्स क्वांटम नंबर होगा, ठीक है, जिसको बाद में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा गया। कि एक वो शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी फिक्स होगी, जब तक इलेक्ट्रॉन उस फिक्स्ड ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी फिक्स होगी और उसका क्वांटम नंबर भी उसको असाइन किया गया जो शेल को वो फिक्स होगा। सेकंड पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में रहते हैं वो ना तो एनर्जी इमिट करते हैं और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, यानी अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी जब तक वो फर्स्ट शेल में प्रेजेंट रहेगा, और अगर वो सेकंड शेल में है तो उसकी वो एनर्जी होगी जो सेकंड शेल की एनर्जी है और वो एनर्जी उसकी फिक्स होगी। अगर वो एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा तो एनर्जी रिलीज हो सकती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तब वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर लेवल एनर्जी लेवल में आ रहा है तो फिर वो एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है। फर्स्ट पोस्टुलेट ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं जहां पर उनकी एनर्जी और क्वांटम नंबर फिक्स होता है। नंबर टू ये है कि जब तक इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में रहेगा तो उसकी एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होगी ना वो एनर्जी रिलीज करेगा। Now, the third postulate is when an electron jumps, energy change delta E is given by the Planck's equation, that is delta E is equal to E2 minus E1 is equal to h nu। यानी डेल्टा ई जब इलेक्ट्रॉन ने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप किया है तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो दोनों ऑर्बिट्स में जो एनर्जी का डिफरेंस है उसके इक्वल होगा, यानी E2 माइनस E1, यानी वो जहां से दूसरे शेल में जंप करेगा उन दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज डेल्टा ई एंड इट इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर डेल्टा ई जो है वो एनर्जी डिफरेंस है ऑफ एनी टू ऑर्बिट्स विद एनर्जीज E1 एंड E2, ठीक है। एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है। ये तो था थर्ड पोस्टुलेट। अब फोर्थ पोस्टुलेट है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हैविंग अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, यानी जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उनका एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स्ड होगा, और एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। मोमेंटम अभी तक आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू mv, बट एंगुलर मोमेंटम मीन जब कोई चीज सर्कल में मूव कर रही हो तो उसके मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम कहेंगे, तो वहां पर हम mv के साथ r भी लगाएंगे, r विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो mvr इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब वो किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, और इसके लिए बोहर ने फार्मूला दिया कि mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। अब यहाँ पर बच्चों h कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, सिर्फ n चेंज होगा। n यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी आप ये कह लें कि नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अगर वो फर्स्ट शेल है तो n की वैल्यू 1 होगी, अगर वो सेकंड शेल है तो n की वैल्यू 2 होगी, इसी तरह n की वैल्यू 3 4 5 तक हो सकती है। सो mvr एंगुलर मोमेंटम will be equal to nh over 2 पाई। तो जहां पर एंगुलर मोमेंटम की ये वैल्यूज होंगी n को चेंज करने से सिर्फ वही पॉसिबल होंगे ऑर्बिट्स जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। अब फर्स्ट शेल में अगर n की वैल्यू हम
1 पुट करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2 पाई। सेकंड शेल में n की वैल्यू 2 होगी तो ये 2h/2 पाई है, 2 2 से अगर कैंसिल हो जाएगा तो ये h/पाई रह जाएगा। थर्ड शेल में n की वैल्यू जब हम 3 पुट करेंगे बच्चों तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 3h/2 पाई होगी। इसी तरह जब n की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो उसके साथ एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। बोहर ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन बाउंड है, वो इनमें से ही किसी ऑर्बिट में प्रेजेंट हो, इसके दरमियान में अगर कोई वैल्यू एंगुलर मोमेंटम की आ रही है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता। तो इससे ये पता चलता है कि एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है, यानी एनर्जी और रेडियस की तरह एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज भी डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए फिक्स्ड हैं। ये थे उसके पोस्टुलेट्स जो बोहर ने दिए फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इन पोस्टुलेट्स को यूज करते हुए फिर उसने डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट की और उन डिफरेंट ऑर्बिट्स का रेडियस कैलकुलेट किया। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं ये डेरिवेशन। फर्स्ट जो डेरिवेशन है बच्चों ये रेडियस के लिए है। आज हम सिर्फ रेडियस की डेरिवेशन पढ़ेंगे। डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट मींस कि हम सिर्फ n की वैल्यू पुट करेंगे, यानी उस ऑर्बिट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। यानी उसने एक जनरल एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली और उससे फिर हम किसी भी ऑर्बिट के लिए रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके लिए उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया गया। इलेक्ट्रॉन वाज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है और इस इलेक्ट्रॉन की जो ये मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, और इस सर्कल का रेडियस r है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द ही रिवॉल्व कर रहा है बच्चों, तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज है दैट इज Ze+। अब यहाँ पर जो Z है ये प्रोटॉन नंबर है कि उस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, और E+ उन प्रोटॉन्स पे चार्ज है। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि 1 प्रोटॉन पे 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो उसने इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंसिडर किया इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r with velocity v having a mass m and nucleus charge on nucleus was Ze+। बच्चों अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ जो इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज गिवन बाय द फार्मूला। अगर आप लोगों ने इससे पहले फिजिक्स में कुलम्स लॉ पढ़ा है तो कुलम्स लॉ था कि फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 ओवर r स्क्वायर। ठीक है, अब k उसमें क्या था, कांस्टेंट, और q1 q2 क्या थे, चार्जेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चार्जेस हैं, एक Ze चार्ज है और एक E। ठीक है, Ze और E, यानी Ze जितने प्रोटॉन्स है उन पे चार्ज और फिर E, तो ये हो जाएगा Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है, और k वाज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दी गई है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज Ze स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इट वाज अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अब मेरा ख्याल है यहाँ तक एक्सपेरिमेंट की आपको समझ आ गया कि उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r अराउंड द न्यूक्लियस विद वेलोसिटी v एंड मास m। तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये थी Ze स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब अगर ये इतनी अट्रैक्शन हो तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास आ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके नहीं गिरता बल्कि इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे अपनी मोशन जारी रखता है। तो वो कौन सी चीज है जो इलेक्ट्रॉन को मोशन में रखती है, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स which keeps the electron in motion around the nucleus, and that centrifugal force is given by the formula force is equal to mv square over r। ठीक है, ये क्या है बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के गिर्द मूवमेंट में रखती है, कांस्टेंट मोशन में रखे हुए है। तो जब तक ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये दोनों इक्वल होंगी और एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मूव करता रहेगा। अगर इनमें से कोई भी एक कम या ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ फिर अट्रैक्ट करेगा। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं बट ऑपोजिट हैं। ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ मूव कर रही है, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये उसको सर्कल में रखे हुए है।
ठीक है, अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, इसलिए इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वलाइज कर सकते हैं, दैट इज mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू z ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यानी अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इक्वल कर दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। अच्छा, एक बात बच्चों मैंने आपको नहीं बताई, एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? इट्स वैक्यूम परमिटिविटी, ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 8.84 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। अच्छा, अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों बैलेंस कर लिया। इसके बाद हम जस्ट इन इक्वेशंस को रीअरेंज करेंगे। एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ से इस आर को हम इस तरफ ले आए, जब हम इस आर को इस तरफ लाएंगे तो एक आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा और पीछे सिर्फ हमारे पास एक आर रह जाएगा। सो एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नाउ बाय रीअरेंजिंग द इक्वेशन, अब हमने जस्ट इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज हम इसको क्यों कर रहे हैं? रीअरेंज हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ रेडियस, यानी हमें चाहिए आर की वैल्यू। उसके लिए हम क्या करेंगे, आर को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे और एम बी स्क्वायर को हम इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, आर इधर डिनोमिनेटर में है तो इधर ऊपर आ जाएगा, ये इधर ऊपर है नोमिनेटर में है तो इधर आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी बच्चों, आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम बी स्क्वायर। यहाँ तक हमने जस्ट क्या किया, हमने इन दोनों फोर्सेस को इक्वलाइज किया जो इलेक्ट्रॉन पे एक्ट कर रही थी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसमें से जस्ट हमने आर की वैल्यू को एक साइड पे किया है रीअरेंज करके। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो रेडियस है वो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चों, जो डायरेक्ट आर के सामने जो चीजें होंगी ये उनके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो नीचे होगा उसके साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये सारे तो कांस्टेंट है बच्चों, जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो सिर्फ एक वी स्क्वायर है यहाँ पर जो कांस्टेंट नहीं है। तो रेडियस जो है वो वेलोसिटी के स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जो है वो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग ये है कि ऑर्बिट का रेडियस जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। यानी न्यूक्लियस के करीब जो ऑर्बिट्स होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होगी, अगर रेडियस ज्यादा होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी। यानी जो ऑर्बिट्स न्यूक्लियस से दूर होंगे उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो स्लो मूव करेगा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी की वैल्यू। उसके लिए हम बोहर्स पोस्टुलेट यूज करेंगे जो इसका फोर्थ पोस्टुलेट था, जिसके अकॉर्डिंग एम बी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। इसमें से हमें जस्ट v चाहिए तो हम v को एक साइड पे रखेंगे, एम आर को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ पर है बच्चों v स्क्वायर, तो उसके लिए हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ से इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गई है v स्क्वायर की वैल्यू। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, v स्क्वायर की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 11 से यहाँ पर इक्वेशन नंबर 10 में पुट कर देंगे। ठीक है, v स्क्वायर की वैल्यू को, ये v स्क्वायर की वैल्यू है, इसको हम यहाँ इक्वेशन नंबर 10 में पुट करेंगे। अब वैल्यू पुट करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि वी स्क्वायर यहाँ पर नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें जो वैल्यूज न्यूमरेटर में है वो नीचे चली जाएंगी और जो डिनोमिनेटर में है वो वैल्यूज ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, जब हमने नेक्स्ट ये वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करनी है तो वी स्क्वायर चूंकि डिनोमिनेटर में है तो ये वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी, ऊपर वाली वैल्यूज को हम यहाँ नीचे लिखेंगे और जो नीचे वाली वैल्यूज हैं ये ऊपर चली जाएंगी। तो अब हम नेक्स्ट पुट करते हैं ये वैल्यूज। जी ये देखें बच्चों, हमने वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद ये हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, r इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m n स्क्वायर h स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में बच्चों जो वैल्यूज कट होती हैं, यानी ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज अगर प्रेजेंट है तो एक दूसरे के साथ क्रॉस हो जाएंगी,
फॉर एग्जांपल 4 के साथ क्रॉस हो जाएगा। अब पाई स्क्वायर है और नीचे पाई है, तो पाई पाई के साथ क्रॉस होगा, यहाँ ऊपर एक पाई रह जाएगा पीछे, ठीक है। इसी तरह m और m स्क्वायर है, तो एक m से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर एक ही m रह जाएगा। अब देखिए r इधर है और इधर r स्क्वायर है, ठीक है। अब अगर हम r को इधर लेके आएंगे बच्चों, तो ये सारी वैल्यूज इक्वल के दूसरी साइड पे जाएंगी। जब ये सारी वैल्यूज दूसरी साइड पे जाएंगी तो ये रिवर्स हो जाएंगी। जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं ये ऊपर नोमिनेटर में चली जाएंगी, और जो नोमिनेटर में वैल्यूज हैं वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। r जब इधर आएगा तो r स्क्वायर के साथ एक r कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ एक r पीछे रह जाएगा, ठीक है। आप इसको सेपरेट लिख के क्रॉस करके लिख सकते हैं। तो जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में वैल्यूज है वो देखें ऊपर आ गई हैं। 4 तो हमारा क्रॉस हो गया था, पीछे रह गया था पाई, ठीक है। सॉरी, पाई भी क्रॉस हो गया था, एप्सिलॉन नॉट रह गया था, n स्क्वायर और h स्क्वायर। 4 पाई और m क्रॉस हो गया ऊपर वाली वैल्यूज के साथ, पीछे क्या रह गया, एप्सिलॉन नॉट, n स्क्वायर, h स्क्वायर। तो ये तीनों इधर आ गई न्यूमरेटर में, और ऊपर हमारे पास रह गया था पाई रह गया था एक, ठीक है, m रह गया था एक, और z ई स्क्वायर। r स्क्वायर के साथ ये r नीचे आएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा और ये दूसरा r हमारे पास प्रेजेंट है इस साइड पे। तो अब हमारे पास ये r की वैल्यू आ गई, r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर पाई m z ई स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज पुट करें सिर्फ n के अलावा, या हम थोड़ा सा इसको अगर रीअरेंज कर लें, हाइड्रोजन एटम के लिए जो z है इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। z क्या है, प्रोटॉन नंबर है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए उसकी वैल्यू 1 है। z की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो z डिनोमिनेटर से खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पीछे हमारे पास रह जाएगा एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर पाई m e स्क्वायर। नेक्स्ट हमने सारे कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट कर लिया और n स्क्वायर को ब्रैकेट से बाहर ले आए, क्योंकि n स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है, नंबर ऑफ शेल, या आप कह लें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो ये नंबर ऑफ शेल 1 हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको हम बाहर ले आए। बाकी सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट, h स्क्वायर, पाई m e स्क्वायर, ये सारे कांस्टेंट्स हैं। n स्क्वायर को हम बाहर ले आए। अब बच्चों इन सारे कांस्टेंट्स की अगर हम वैल्यूज पुट करें, एप्सिलॉन नॉट की h स्क्वायर प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e स्क्वायर, इन सब की अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.529 इंटू 10 रेज टू पावर -10 मीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम, बिकॉज 10 रेज टू पावर -10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 10 रेज टू पावर -10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। तो R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू n स्क्वायर। अब हमने ये वैल्यू सारी सिर्फ किसकी पुट की है, कांस्टेंट्स की। n की वैल्यू अभी हमने पुट नहीं की, सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज हमने पुट की हैं, तो हमारे पास R की ये वैल्यू आ गई। अब n जो है, अगर फर्स्ट शेल है तो हम इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो आंसर सेम आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, अगर n इज इक्वल टू 2 सेकेंड शेल है, तो हमने यहाँ n स्क्वायर पुट करना है। 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4। 4 को फिर हम इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 2.11 एंगस्ट्रॉम। यानी जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट होगा उसका रेडियस, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का ये रेडियस होगा, जो उसका सेकंड ऑर्बिट है बच्चों उसका ये रेडियस होगा। अब अगर थर्ड ऑर्बिट है तो हम यहाँ n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4.75 एंगस्ट्रॉम, मींस जो हमारा थर्ड ऑर्बिट होगा उसका ये रेडियस होगा। नेक्स्ट, अगर n4 है तो यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा। अब हम 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 8.4 एंगस्ट्रॉम। और अगर n5 है तो यहाँ 5 पुट करने से 5 का स्क्वायर 25 आएगा। 25 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा फिफ्थ ऑर्बिट के लिए, ठीक है। इस तरह बोहर ने हाइड्रोजन एटम के लिए डिफरेंट ऑर्बिट्स के रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट की। अब नेक्स्ट उसने फिर इन सबको कंपेयर किया, और कंपैरिजन के बाद उसने बताया कि जो डिस्टेंस है बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू द हायर ऑर्बिट्स।
दैट इज ऑर्बिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है। पहले और दूसरे शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है, दूसरे और तीसरे के दरमियान डिस्टेंस उससे ज्यादा है। इसी तरह थर्ड और फोर्थ के दरमियान डिस्टेंस उससे भी ज्यादा है। ये उसने कैसे फाइंड आउट किया? उसने R2 माइनस R1 फाइंड आउट किया। ये R2 माइनस R1 वैल्यू फाइंड आउट की, फिर उसने R3 माइनस R2 फाइंड आउट किया, फिर उसने R4 माइनस R3, फिर इसी तरह R5 माइनस R4। ये सारी वैल्यूज जब फाइंड आउट की तो उससे पता चला कि पहला और दूसरा शेल करीब है, लेकिन तीसरा और चौथा उससे ज्यादा डिस्टेंस पे है। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो उससे भी ज्यादा डिस्टेंस पे है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे ऑर्बिटल्स का आपस में डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। यानी जो सेकंड ऑर्बिट है वो 4 टाइम्स अवे है फ्रॉम द न्यूक्लियस देन फर्स्ट ऑर्बिट, और जो थर्ड ऑर्बिट है वो 9 टाइम्स अवे होगा, और जो फोर्थ ऑर्बिट है वो 16 टाइम्स अवे होगा, और जो फिफ्थ ऑर्बिट है वो 25 टाइम्स अवे होगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो बच्चों ये था डेरिवेशन ऑफ रेडियस फॉर nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब टिल नाउ हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट डेरिवेशन ऑफ एनर्जी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।